नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों, आज ये हिंदी पेडागॉजी की 13वीं क्लास है। यदि आप इसके पहले की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें। दोस्तों, जिन नियमों, सिद्धांतों का और ट्रिक टाइवर्ड का प्रयोग करके हम आपको पेडागॉजी सॉल्व करना बताते हैं, उन्हीं सभी सिद्धांतों का प्रयोग करके हमने भी सीटेट 2 बार अच्छे नंबरों से क्लियर किया हुआ है। तो आप इन सभी सिद्धांतों, नियमों और टैग वर्डों को ध्यान में रखकर कभी भी आप पेडागॉजी सॉल्व किया करिए। तो सारे नियम, टैग वर्ड, ट्रिक, पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रखकर यदि आप पेडागॉजी सॉल्व करेंगे तो 100% हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके पेडागॉजी में कोई भी दिक्कत सॉल्व करने में नहीं आएगी और 100% आपका पेडागॉजी का आंसर सही होगा। तो दोस्तों, हम लोग हिंदी पेडागॉजी में 27वें क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम 28वें से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 28वां क्वेश्चन कह रहा है, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस बात पर है। यानी इसके कहने का मतलब है, आप अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस बात पर निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पोर्टफोलियो के आकलन पर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मौखिक कार्य करवाने पर, या तीसरा ऑप्शन दिया है गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं को अवलोकन करने में, या चौथा ऑप्शन दिया गया है कक्षा कार्य के अवलोकन करने में। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस बात पर रहेगी। तो जो आपको प्राथमिक स्तर पर जो है विद्यार्थियों के विकास का जो आकलन करना होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। तो हमारा 28वें का ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर, राइट हो जाएगा। तो हमारा 28वें का राइट आंसर पहला हो जाएगा। उसके बाद 29वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, यह विचार जो है यह विचार पूर्णतः सही है, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है अंशतः सही है, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया है पूर्णतः गलत है, या फिर कह रहा है निराधार है। तो इसमें कह रहा है आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि क्या होता है, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये क्या है? तो ये जो है पूर्णतः सही है। तो 29वें का हमारा ऑप्शन जो है पहला राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आकलन की प्रक्रिया होती है शिक्षक और शिक्षार्थी की दोनों की होती है। तो हमारा 29वें का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर कह रहा है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर क्या, प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, दूसरा ऑप्शन दिया गया उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, तीसरा ऑप्शन दिया गया उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, या उसके बोलने की कुशलता का आकलन करना। तो क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है। तो 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। जब बच्चे की भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे तो बच्चे जो है उनको जब भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे तो आप कुछ न कुछ उनको बोलने के लिए देंगे। तो वो जब वो बोलेंगे अपनी सृजनात्मक क्षमता के द्वारा जो कुछ न कुछ वो बातें करेंगे, आपसे बोलेंगे, तो वो उसमें क्या होता है, भाषा जो है भाषा क्षमता का आकलन अच्छे तरीके से किया जाता है। तो ये क्या है, 30 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, या उद्देश्य क्या होता है, उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना होता है। तो 30 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 31 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होता है। क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न भाषा आकलन किसके परिप्रेक्ष्य में, भाषा आकलन के परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से क्या है, सर्वाधिक उपयोगी कौन सा है। पहला ऑप्शन दिएगा ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, या दूसरा ऑप्शन दिया ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, या तीसरा ऑप्शन दिया ईदगाह कहानी को अपनी भाषा से में सुनाइए, या चौथा ऑप्शन दिया गया ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। ईदगाह नामक कहानी जो 3-4 के बालकों में एक कहानी दी गई है, वो ईदगाह का मेला लगता है, तो वो हामिद नाम का एक बच्चा होता है, वो भी मेला देखने जाता है। उस कहानी को जब बच्चों को आप पढ़ाए हैं, तो आप जब भाषा आकलन करना चाह रहे हैं तो किस दृष्टि में सर्वाधिक उपयोगी, यानी भाषा आकलन के लिए कौन सा प्रश्न आप पूछेंगे जो बच्चे के लिए या आपके लिए जो भाषा आकलन के लिए सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है। तो 31 का हमारा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन देखिए, ईदगाह कहानी।
ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। यदि आप उस कहानी को आप बताए हैं बच्चे को, बच्चा ध्यान से सुना हुआ है, तो हामिद कहाँ गया था, क्या चीज़ खरीदा था, उसकी अम्मी जान कितने रुपए दी थी, अगर ये सब बातें उसको लर्न रहेगी, ध्यान रहेगी, तो वो क्या करेगा, वो अपनी क्षमता का प्रयोग, अपने अंदर वर्ड क्षमता, सृजनात्मक क्षमता का प्रयोग करते हुए कुछ टूटी फूटी कहानी सुनाएगा। तो उससे आपको क्या करेंगे, आप भाषा का आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि बालक वो अपने दिमाग से का प्रयोग करते हुए आपका कहानी सुनाएगा। तो 31 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद और ये सब घटनाएं क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती हैं। क्या खरीदा, एक वर्ड में बता देगा कि चिमटा खरीदा था। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताए, मुख्य पात्र वही हामिद है, एक वर्ड में बता देगा। तो इसमें जो है भाषा का आकलन कर रहा है, तो इसमें जो कहानी बताएगा वही, उससे हम भाषा का आकलन कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका? 31 का तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद 32 ऑप्शन है, 32 क्वेश्चन है, हम बार बार गलत कर देते। 32 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखते हैं दोस्तों क्या प्रश्न है। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है। यानी मान लीजिए कोई छोटी बच्ची है, वो अपने पापा की जगह पर कहीं चली, एक दिन चली गई पापा के काम पर ठेला लगाने के लिए। तो वहाँ कोई व्यक्ति है, उनसे पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक के लिए दिए गए प्रश्नों को चाहिए। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है। तो ये प्रश्न जो होते हैं, पहला ऑप्शन दिया है चिंतन क्षमता के विस्तार के लिए जुड़ा है, या परिवार की जानकारी के लिए जुड़ा है, या विभिन्न व्यवसायों के लिए जुड़ा है, या फिर अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए जुड़ा हुआ है। तो इसमें से हमारा 32 का ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, जो क्या है, अनुभवों की अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। यानी उस बच्ची को भी इतना अनुभव रहा होगा कि ठेला कहाँ लगाए, कि जहाँ कस्टमर अच्छे तरीके से और प्रॉपरली आते हैं तो वहीं अपना वो ठेला लगाएगी। तो क्या है, उसको जो है अनुभवों की अभिव्यक्ति से ही वो ये प्रश्न जो है अनुभवों की अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो 32 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 33 है, हिंदी भाषा आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो हिंदी भाषा आकलन करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक महत्व देंगे। भाषा की संरचना पर, व्याकरण सम्मत पर, या व्याकरण भाषा सम्मत पर, या सहज अभिव्यक्ति पर, या अलंकारिक भाषा पर। तो क्या करेंगे, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक महत्व देंगे। तो किस बिंदु पर सर्वाधिक महत्व देंगे, तो 33 का जो सहज अभिव्यक्ति होती है, इस पर हम सर्वाधिक महत्व देंगे। सहज यानी सरलता के साथ जब वो अभिव्यक्ति करेगा तो क्या होता है, हिंदी भाषा का आकलन अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसको हम बोलने सुनने समझने का जो अवसर देंगे और अभिव्यक्ति करने का भी जब अवसर देंगे, तो उससे जो है हिंदी भाषा का आकलन करते समय जो है सर्वाधिक उसका महत्व होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब अभिव्यक्ति जो सहजता के साथ करते हैं तो आप भाषा का आकलन अच्छे तरीके से कर सकते हैं या करेंगे। तो 33 का ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 34 क्वेश्चन कह रहा है, योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहला या ए नंबर, विभिन्न विद्यार्थियों में तुलना करना, या शिक्षार्थियों पर बुद्धिमान, औसत अथवा धीमी गति से सीखने वाले का ठप्पा लेबलिंग करना, या फिर तीसरा सी नंबर दिया गया है, विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। तो इसमें से क्या कह रहा है, योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। ए, बी और सी तीनों दिया है और पूछा है योगात्मक आकलन। तो इसमें ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद ये पता चलेगा। तो इसमें जो दिया गया है, अभी एक और दिया गया है साप्ताहिक, थोड़ा सा बोला रहा है दोस्तों, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से क्या करना, परीक्षा करना। तो इसमें से जो हमारा सही है वो सबसे ज़्यादा जो एप्रोप्रिएट है, सबसे ज़्यादा सही है जो ये है, जो ये कह रहा है योगात्मक आकलन करने का सर्वाधिक मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो योगात्मक विद्यार्थियों के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। तो हमारा सी जिसमें होगा वही हमारा राइट हो जाएगा। तो सी किस में है, तो सी जो है हमारा ये तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 35 को कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षण की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होते हैं। तो 35 में हमारा पहला दिया गया है, ए नंबर दिया गया है एक शब्द वाले प्रश्न, दूसरा दिया है खुले अंत वाले प्रश्न, तीसरा दिया है बहुवैकल्पिक प्रश्न, और चौथा दिया है सत्य असत्य प्रकार
के प्रश्न। तो इसमें कोड दिया है, ऑप्शन ए में 1 सही है, बी में बी सही है, या दूसरे में बी सही है, तीसरे में सी सही है, चौथे में डी सही है। तो हमारा कौन सा सही है? ये तीसरा ऑप्शन सही है, जो तीसरे में सी जो दिया गया है। ये बहुवैकल्पिक प्रश्न जब पूछेंगे तो वो सब सर्वाधिक सहायक होंगे। किसमें? रचनात्मक आकलन में जो है क्या होता है, बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो ज़्यादा क्या होते हैं, वो रचनात्मक आकलन में सहयोगी होते हैं। तो ये 35 का ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा किस में दिया गया है? सी नंबर तीसरे में दिया गया है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 36 कह रहा है वाश बैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण डैश। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया है कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों की परीक्षाओं की तैयारी को प्रभावित करता है। या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों के समूचे जीवन का प्रभाव डालता है। या फिर कह रहा है भाषा विकास पर प्रभाव डालता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? वाश बैक। क्या? वाश बैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण, आगे इसमें आपको फिल करना है। तो इसमें कौन सा फिल करना होगा? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा है, कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। क्या? वाश बैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। तो यही हमारा ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों अगला है 37 क्वेश्चन कह रहा है, 37 क्वेश्चन कह रहा है पत्नी से, यानी ये 2-3 क्वेश्चन या 2-3 संवाद दिए गए हैं, वो क्या हैं? तो पत्नी से क्या, पत्नी से कोई बोल रहा है जल्दी करो, यानी उसका हस्बैंड ही बोल सकता है, पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, या कहीं जाने के इंतजार, कहीं जाने का प्रयास कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो पत्नी से वो पति बोलता है क्या जल्दी करो न हमें देर हो जाएगी। या सहकर्मी से जाने का समय हो गया है, हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। फिर एक वरिष्ठ नेता से कोई कह रहा है, नियोक्ता से कह रहा है महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, यानी 4:15 पर है या 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? तो इसके बाद ये कौन कौन से कैसे कैसे हैं इसको आपको बताना है। ये शुद्धतावादी है, या स्तर विभिन्नता है, या फिर रजिस्टर है, या फिर मुहावरेदार है। तो ये क्या है? ये जो संवाद हैं ये कैसे कैसे हैं? तो ये जो संवाद हैं ये जो है स्तर विभिन्नता है, वही क्वेश्चन है, लेकिन जो स्तर पर जो लोग कहीं किसी स्तर पे हैं तो वो बोलने की विभिन्नता है, क्या स्तर विभिन्नता है। तो 37 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 38 कह रहा है एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इस गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। तो इसमें क्या कहा जाएगा? वाचन आकलन कहा जाएगा, या कक्षा आकलन कहा जाएगा, या संरचनात्मक आकलन कहा जाएगा, या फिर कहा जाएगा संकलनात्मक आकलन। तो कौन सा आकलन कहा जाएगा? क्या इसमें क्या कह रहा है? एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो आकलन संबंधी इन गतिविधियों को जो है, इन गतिविधियों को हम संरचनात्मक आकलन कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा 3 राइट हो जाएगा। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 38वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला है पहला क्वेश्चन से लेते हैं। ये दूसरा शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित जो चैप्टर है उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। वो जो शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? जो शिक्षकों को शिक्षण कार्य संपादित करने में, उसको शिक्षण प्रक्रिया को सहजता से और सरलता के द्वारा जब शिक्षण कार्य संपादित होता है, जिन सामग्रियों के द्वारा, वही शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। इसमें चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर आदि शब्द आते हैं। शब्द नहीं, आदि शब्द चीज़ें आती हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? इसमें आइए पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती है। यही चलचित्र मान लीजिए टेलीविज़न या लैपटॉप का प्रयोग करती है। इसके पीछे उस अध्यापिका का क्या उद्देश्य हो सकता है या क्या उद्देश्य है? तो इन सब चीज़ों के पीछे अध्यापिका का क्या उद्देश्य है? तो इसमें से पहला ऑप्शन दिया गया विद्यार्थियों के समक्ष
विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना, या विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाना, या विद्यार्थियों को चलचित्र के विषय में बताना, या उपरोक्त में से सभी। तो जो है अध्यापिका जो है शिक्षण कार्य संपादित करवाती है और वो चलचित्रों के माध्यम से उसको दिखाती है। तो इसमें उसका अध्यापिका का क्या उद्देश्य हो सकता है या कि उसका क्या उद्देश्य है, तो इसका सबसे मेन उद्देश्य पहला है विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना, यानी वो किसी भी टॉपिक को पढ़ा रही है, यदि उसको चलचित्र के माध्यम से बच्चों को दिखा देगी, प्रोजेक्ट या लैपटॉप या किसी अन्य माध्यम से, तो क्या होगा, विद्यार्थी जो है बच्चे जो है रोचक तरीके से उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो यही हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को वो अध्यापिका क्या है रोचकता के साथ प्रस्तुत, उसका मेन उद्देश्य है कि प्रस्तुत करना, क्या किसके द्वारा, रोचकता के साथ उसको प्रस्तुत करना, उससे बालक जो है अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो हमारा पहला का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कह रहा है दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है या के लाभ हैं, क्या लाभ होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के क्या लाभ होते हैं। तो पहला है इसे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है, या इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है, या इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है, या उपरोक्त में से सभी सही हैं। तो इसमें से क्या सही हो सकता है, किसके परिप्रेक्ष्य में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। तो शिक्षण सहायक सामग्री के क्या लाभ होते हैं, तो इसमें हाँ आप इजीली आंसर दे सकते हैं। इसमें पाठ अधिक सरल और रोचक भी बन जाता है और मनोरंजक भी बन जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि पैदा हो जाती है, ये भी बात सही है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है, ये भी बात सही है। तो तीनों ऑप्शन हमारे राइट हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, जो कि कह रहा है उपरोक्त सभी। तो दूसरे का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक या किस लिए उपयोगी होती है, अनावश्यक है या एकमात्र संसाधन है या साध्य है या फिर साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक किस रूप में कार्य करती है, तो भाषा शिक्षण में जो है पाठ्य पुस्तक एक साधन के रूप में कार्य करती है। तो तीसरे का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा बिंदु है, किसके में भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो आइए दोस्तों हम लोग ऑप्शन देते हैं, भाषा की विभिन्न छटाएं, या अभ्यासों में वैविध्य, या पाठों की संख्या, या विषय वस्तु की वैविध्य। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में या भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय, यानी आपको भाषा की पाठ्य पुस्तक का जब आप निर्माण कर रहे हैं तो सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सी बात होती है, इसमें आपको पता लगाना। जो सबसे कम महत्वपूर्ण होती है वो पाठों की संख्या जो होती है, पाठों की संख्या सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। चाहे आप 4 पाठों की संख्या 4 करें, 10 करें, 14 करें, लेकिन विभिन्न छटाएं जरूरी होता है प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना जरूरी होता है। विषय वस्तु की वैविध्यता जो है जरूरी होती है, लेकिन पाठों की संख्या जरूरी नहीं होती है। तो यही सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या, पाठों की संख्या। तो चौथे का ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तक की भाषा, पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, या तत्सम प्रधान होनी चाहिए, या क्या होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, या अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक की भाषा जो है घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों बच्चे छोटे होते हैं और जब उनकी घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती आप पाठ्य पुस्तक की भाषा का चयन करेंगे तो वो क्या करेंगे, बच्चे पाठ्य पुस्तक की भाषा और उनकी जो मदर लैंग्वेज है उनकी भाषा मिलती जुलती रहेगी, तो बहुत अच्छे तरीके से वो सीखेंगे। तो पांचवें का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक करते हैं, इसके बाद छठवें क्वेश्चन से हम अगले वीडियो कल के वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों यदि हमारा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना की क्लास की अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।